नमस्कार, मैं सुष्मिता मुखर्जी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा महामंच है जहाँ कलाकार, नेता, अभिनेता सब एक छत के नीचे आते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सब कला प्रेमियों को। Who is the real कुमुद? मतलब आई नो आप NSD के हो, आपने अभी मुझे बताया आप 11 साल मेरी जूनियर हो, मतलब 83 में मैंने पास आउट किया, आपने 94, यशपाल, मुकेश तिवारी और आशुतोष, आप लोग सब बैचमेट्स रहे। मुंबई में सब ने काफ़ी झंडे गाड़े हैं। और यू स्टार्टेड विद थिएटर, देन यू डिड लॉट ऑफ रियलिस्टिक work, cinema, and then you're doing mainstream. So that's amazing for somebody, हम लोग के जैसे NSD से, they चंद गिने चुने लोग हैं जो have come to that level of doing mainstream. So just tell me a little bit about your journey. जो इंटरनेट में नहीं है, अगर हो सके तो। इंटरनेट पे तो जो मैंने जिया नहीं है वो भी है इंटरनेट में। तो इंटरनेट तो हमसे भी पार जा चुका है, हमने जो जिया उसके पार जा चुका है। तो और मेरे पास बहुत कुछ असल में है नहीं कहने के लिए, मतलब अपने बारे में, चूँकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे बहुत कुछ याद नहीं है। तो जो कुछ याद था वो मैं कह चुका हूँ। आपने पूछा रियल कुमुद कौन है, तो रियल कुमुद तो मैं भी तलाश रहा हूँ अभी तक। असल में मैं भी खोज रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। और हर फेज़ में, अपने क्रिएटिव फेज़ में और जीवन के फेज़ में, दोनों ही फेज़ में आप अपने आप को डिस्कवर करते चलते हैं। आप खोजते चलते हैं कि आप जो कल थे वो आज हैं कि नहीं हैं। मूल संभवतः वही रहता है। तो थिएटर की शुरुआत जहाँ तक हुई वो जाहिर है जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो जो प्रकट इन्फ्लुएंसेस स्कूल के रहे हैं, मिलिट्री स्कूल के रहे हैं। मैं वहाँ पढ़ा हूँ बेलगाम में। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर, मेरे ग्रैंडफादर का रहा है। वो आर्मी मैन थे, राइट? पिताजी आर्मी में थे, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है मेरे ऊपर। मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, मैंने उनको प्रवचन देते हुए देखा है फ़ौज में रहते हुए। और वो हर जगह प्रवचन देते थे, गुरुद्वारा में भी चले जाते थे। और मैं हमेशा सोचता था कि इनके पास क्या है, इनको क्या पता है सिख रिलीजन के बारे में। लेकिन ही वॉज अ परफॉर्मर, तो तो उनको कोई भी स्पेस दिखती थी वो परफॉर्म करते थे। प्रॉब्ली वो सारे इन्फ्लुएंसेस रहे हैं जिसकी वजह से। और फिर भोपाल एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, रंगमंडल बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, भारत भवन, वहाँ के एक्टर्स, परफॉर्मर्स। कौन थे आपके टाइम पे? वहाँ पे रंगमंडल में तो आलोक भाई थे, आलोक चैटर्जी थे, विभा मिश्रा थी, जैन देशमुख, अपने द्वारका अमर भाई। आभा भी थी? नहीं, आभा जी उस समय तक चली गई थी। उस समय तक अच्छा, चली गई थी। मैं बहुत लेट आया था, लास्ट फेज में आया था भारत भवन के। तो या रंगमंडल के सारे, संजय मेहता, रवि भाई, या सो मतलब मैं बहुत सारे नाम छोड़ दूंगा, छूट जाएंगे, बट या बहुत। कितने साल थे आप वहाँ? भोपाल में मैं 4 साल था। ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो थिएटर की बेसिकली जो जिसको कहते हैं कि दीक्षा हुई, एक तरह से प्रोफेशनल दीक्षा हुई, वहाँ पे हुई। एक तो उनके नाटक देख करके हुई, दूसरा उन लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बाहर अलकदा के साथ काम किया, बंसीदा के साथ काम किया। मतलब स्कूल कॉलेज के बाद ही गए कैसे आपकी? मैं स्कूल से कॉलेज मैंने भोपाल में किया है। और साथ साथ आप थिएटर कर रहा था, उस समय थिएटर कर रहा था। लिटिल वैली ट्रुप के साथ मैंने काम किया, प्रभात दा, गुलदी, इनके साथ काम किया, इरफान के साथ काम किया, इप्टा के साथ काम किया। मैंने भोपाल में लगभग सारे ग्रुप्स के साथ काम किया। और वो असल में उस समय के लिए काफ़ी नया था, क्योंकि हर जो एक्टर होता था वो एक ग्रुप के साथ जुड़ता था और उन्हीं के साथ लगातार काम करता था, और दूसरे ग्रुप के साथ काम करता था तो एक तरह का गद्दार हो जाता था। तो मैं ही अकेला एक्टर था जो, मैंने बंसीदा के साथ भी काम कर रहा था, अलकनंदन के साथ, अलकदा के साथ, आलोक भाई के साथ, जैन देशमुख के साथ, देन इप्टा के साथ। सो जितने ग्रुप्स वहाँ काम कर रहे थे उन सब के साथ लगभग मैंने। कौन से रोल्स आपको मिलते थे ज़्यादातर? हर तरह के रोल्स मिले। अच्छा। हर तरह के रोल्स लीड ऐसे उस टाइम पे नहीं था ना, मतलब हीरो ही करते थे या हर तरह? मैंने कभी उस तरह से थिएटर को देखा नहीं है, उस तरह से थिएटर देखा नहीं है। तो जो मुझे भूमिका मिलती थी मैं करता था।
उसमें सत्यव्रत राउत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरा किया मैंने। बैचमेट। यस, फैंटास्टिक वर्क। मतलब मेरा जो बहुत नोटिसेबल काम था वो उनके साथ था। रोशोमन मैंने किया था, अच्छा। ताजो मारू उनके साथ। फिर मैंने झिमिटी खेला जो उनका उड़िया प्रोडक्शन था जिसको अवार्ड मिला था, उसका उन्होंने पासा करके हिंदी में किया था। तब वो भोपाल में थे? पासा उन्होंने किया था दिल्ली में। हाँ। लेकिन रोशोमन वो भोपाल में उन्होंने किया था। जी। उसके बाद रोशोमन का एक प्रोडक्शन उन्होंने दिल्ली में भी किया। हाँ। वो भी मैंने काम किया उस प्रोडक्शन के साथ। क्योंकि मैं छऊ मैंने रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप के साथ सीखा था, तो उस फॉर्म का बहुत यूज़ हुआ इन दोनों नाटकों में, क्योंकि वो भी उड़ीसा से थे और वो भी उस फॉर्म पे काम कर रहे थे। तो आपको मालूम है हमने भी 6 महीने ये शो हम लोगों ने वीना पानी चावला ने ट्रोजन विमेन किया था। 83 की बात है। मीना गुप्ता, हम, शी प्लेड क्वीन ऑफ ट्रॉय। तो शो जो था ना उसका जो ओहो क्या ग्रेस है, तो क्या आई कुडंट ग्रेस हेल्प शेयरिंग दिस। फिर सो ये सारा जो भोपाल का एक इन्फ्लुएंस था। देन ड्रामा स्कूल एज यूजुअल 3 साल ड्रामा स्कूल, और उसके बाद बाय एक्सीडेंट बॉम्बे। इमीडिएटली? नो, मैं 10 दिन तक रेपेट्री में रहा। रेपेट्री 10 दिन बाद छोड़ दी मैंने, जो भी निजी कारण थे उसकी वजह से। फिर पंडित सत्यदेव दुबे का फ़ोन आया एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, ऑडिशन देकर वापस आऊँगा और फिर थिएटर करूँगा। मैं खालिद से बहुत इन्फ्लुएंस था, खालिद तैयब जी के साथ। ओह माय गॉड! आप खालिद के साथ आपने काम किया है? और ड्रामा स्कूल में काम किया। अच्छा, लेकिन अच्छा, मैं अच्छा। चाह रहा था कि उनके साथ मैं मेरे मन में था, मैंने हाँ। उनसे कभी शेयर नहीं किया, लेकिन मेरे मन में था कि एक बार मैं बॉम्बे से लौट के आऊँगा ऑडिशन देने के बाद, तो उसके बाद मैं उनके साथ चला जाऊँगा थिएटर, क्योंकि थिएटर ही मैं करना चाहता था। लेकिन एक बार बॉम्बे पहुँचा और एक कॉलोनी है पीएमजीपी कॉलोनी, जो जी, कि जी, जी। किसी भी छोटे शहर की कॉलोनी लगती है। ना हमारे पास हमारा फ्लैट है और हमारा बेटा भी वहीं रहता है। हाँ, हाँ, वही तो वाला मैं वहाँ PMG। मैंने बैग रखा और वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि मैं आया और अचानक से मुझे मुंबई मरीन लाइंस वाला नरीमन पॉइंट वाला मुंबई दिखने लगा। वो तो ज़ाहिर है तब तक मेरी उसमें भी नहीं था। Sorry. What happened? Oh, I'm so sorry. They stopped you. Do you want some chai, coffee? What do you want? No, I'm fine. They'll just get it if you want. No, I'm fine. पक्का? Yeah. Okay, thank you. He was saying. So yes, Vanrai and PMGP हम लोग का so वो that उस time so का। there I stood there with my bag and baggage, and I decided to stay back in Bombay. I didn't know what I would do, but वो ऑडिशन हुआ। आपको रोल मिला? नहीं रोल नहीं मिला, लेकिन वो बहुत मतलब वो जो डायरेक्टर हैं वो मेरे हीरो रहे हैं हमेशा। उनके साथ मैंने दूसरा काम किया, श्याम बाबू के साथ, श्याम बेनेगल के साथ। और फिर मैं रुक गया शहर में। लेकिन हमको असल में जब हम भोपाल में थे, जिसको हम छोटा शहर ही कहेंगे मुंबई के या बॉम्बे के तुलना में, तो उस दौर में हमेशा सिनेमा को एक तरह से हिकारत से देखा जाता था। कोई अगर बॉम्बे चला जाता था तो उसको कहते थे करप्ट हो गया है, गद्दार हो गया है, आर्ट इसकी समझ नहीं है, बिक गया। और जितने लोग ये कहते थे वो सब बम्बई जाके लौट आए थे। तो प्रॉब्ली शायद वो भी इन्फ्लुएंस रहा होगा, या प्रॉब्ली मेरा अपना डर रहा होगा। लेकिन मुझे सिनेमा में बहुत दिलचस्पी थी नहीं, मुझे थिएटर में बहुत दिलचस्पी थी। तो मैं थिएटर करता रहा और सर्वाइवल के लिए टेलीविज़न किया, और उतना ही किया जितना जो मेरे समय को, थिएटर के समय को न ले पाए। तो हाँ, फिर शादी के बाद जाकर के मैंने सिनेमा करना एक्टिवली शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और तो फिर भी वो पैशन के लिए नहीं, वो थोड़ा सा मटेरियल और जिम्मेदारी मटेरियल के लिए। हाँ। और जब मैंने उसको करना शुरू किया, देन आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ एज एन एक्टर इन अ डिफरेंट वे। आई डिस्कवर्ड द फॉर्म, मैंने फॉर्म्स को समझा। और हालांकि टेलीविज़न जब मैं कर रहा था, तो टेलीविज़न को उस दौरान मेरी इमेच्योरिटी थी कि मैं उसको बहुत ही, और उस समय तो फिर भी बेहतर टेलीविज़न था, आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता था स्वाभिमान। हाँ, स्वाभिमान, ज़मीन आसमान, अनिल जी के साथ एक बहुत खूबसूरत सीरियल क्या था, महायज्ञ, अनिल चौधरी सर के साथ किया था। तो उस समय, लेकिन मेरे अंदर एक तरह का एक प्रॉब्लम, शायद एरोगेंस था, प्रॉब्लम कुछ भी था। तो मैं वो कर रहा था, पैसे के लिए कर रहा था। मुझे लग रहा था कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब
पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी ट्रेनिंग जो है ना मीडियम को लेकर के वो टेलीविज़न ने दी है मुझे, और तो बहुत कुछ दिया है, पैसा भी दिया जिसकी वजह से मैं थिएटर कर पा रहा था, और एक तरह की ट्रेनिंग मिल रही थी, सिनेमा के कैमरे की समझ बढ़ रही थी। तो जब मैं सिनेमा करना मैंने एक्टिवली शुरू किया, तो वो सारी जो ट्रेनिंग थी जो अनजाने ही मेरे अंदर आ गई थी तो मुझे मिली थी, उसका फ़ायदा हुआ मुझे। या टेलीविजन से मतलब वो जो डिसिप्लिन है, आपको जाना ही है, सो मेनी डिसिप्लिन तो खैर डिसिप्लिन तो बहुत बचपन में वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ने की वजह से वो मतलब ठूस ठूस के भर दिया था, तो वो तो कहीं नहीं जा सकता था। समय पे पहुंचने का डिसिप्लिन, अपने काम को ईमानदारी से करने का डिसिप्लिन, आपका मन नहीं हो तो भी आपको 100% देने का डिसिप्लिन, ऐसी कोशिश तो की जा सकती है, तो वो कोशिश तो मैं कर ही रहा था। तो वो डिसिप्लिन तो पहले से था मेरे पास। हमारी जो इंडस्ट्री है उस दौर में उतनी डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री थी नहीं, तो अगर आप शूट पे आपको 9 बजे बुलाया है तो लोग 11:30-12 बजे तक आते थे, 11 बजे तक भी आते थे। टेलीविज़न में भी लगभग ऐसा ही होता था, और लोग हंसते थे, कहते थे कि अरे तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। तो मैंने एक आध बार कोशिश भी की कि मैं लेट पहुंचूं, तो मैं 9 बजे अगर पहुंचना है सेट पे तो मैं 8 बजे तैयार हो जाता था, और सोचता था कि और 9 बजे पहुंच जाता था, 8:45 बजे पहुंच जाता था। तो एक दिन मैं 8 बजे तैयार होकर बैठ गया, और मैंने कहा आज लेट होऊंगा, आराम से जाऊंगा। लेकिन जो 8 से सवा 8 का जो समय था इतना भारी पड़ा कि मैं उठा और वही बेहतर है। मैं कहा कि यार ये ज़्यादा पीड़ादायक है, तो इससे अच्छा बेहतर है पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो काम करने आए हैं तो आपको, एंड आई डोंट वांट टू साउंड प्रीची, बट वो मुझे उस स्पेस में रहने में अच्छा लगता था। कंप्लीटली एग्री। तो मुझे तो लगता है हम लोग थिएटर वाले तो अब तो बोलने ही लग गए हैं कि मतलब आफ्टर अमिताभ बच्चन हूँ, टाइम 9 बजे मीन 9 o'clock, सो इट्स बिकम अ जोक। लेकिन हमारे यहाँ की ट्रेजेडी ये है कि हम लोग समय पे पहुँचने को प्रोफेशनलिज्म मानने लगे हैं। It's a given. It has to be a given. ये तो आपकी एक प्रोफेशनल वो है। For theatre actors like us, कुमुद, मुझे एक सवाल खुद तो 40-42 साल हो गए मुझे खुद लगता है कि देखिए, बिकॉज आई एम अ जनरेशन ओल्डर देन योर्स, हमारे जो सरप्राइज, मतलब सरप्राइज, राइट, व्हाट इज सरप्राइज? टुडे सरप्राइज इज सरप्राइज। हाउ डू यू नेविगेट दिस? बिकॉज यू नो आई वर्क विद इरफान, हमारी कंपनी में फिल्म की प्रथा, उसके बाद वी डिड समथिंग कॉल्ड राजपथ, वी प्लेड हस्बैंड एंड वाइफ। उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जो आपने वो बात कही ना, तो मुझे वो याद है, क्योंकि हम उस ज़माने में उसको बहुत पैसे देते थे, एंड ही वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, ही वांटेड टू डू मूवीज। आई एम टॉकिंग ऑफ 2000। ही वाज वेरी क्लियर दैट ही वाज डूइंग टेलीविजन फॉर मनी। एज अ प्रोड्यूसर में बुरा भी लगता था, इतने पैसे दे रहे हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। बट दैट वी सॉ दैट ही वो एक्चुअली वो इतना ज़्यादा उस ज़माने में इतनी एक्सेस नहीं थी, अभी तो इंटरनेट हार्डली शुरू हुआ था, तो लोग बहुत फिल्म्स देखते थे। तो वो जो परफॉर्मेंस, वेस्टर्न परफॉर्मेंस उसने अपने आप में जो इम्बाइब किया, जो आज इरफान एक लेजेंड है एक्टर में, द नॉन एक्टिंग और द डेड पैन और द लेस एक्सप्रेसिव। सो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि मैं आजकल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टर को पूछती हूँ, आई वाज डूइंग एक्सेल का कुछ काम कर रही थी, मैंने उनको पूछा हाउ डू यू वांट इट, बिकॉज आई गेट दिस लिटिल बबली चुलबुली चाची टाइप रोल, how do I place myself in today's scenario? How do you place yourself? I don't think so उसका कोई गणित है। अच्छा, उसका कोई गणित okay. है। इरफान साहब की बात हुई है तो मज़ेदार चीज़ क्या है कि मैंने उनके काम को बहुत पहले से फॉलो किया है, एंड यू कैन सी हिम ग्रोइंग एज एन एक्टर, चेंजिंग हिज फॉर्म, द वे, मतलब आप अगर उनकी इनिशियल शुरुआती दौर के ज़जीरे वगैरह जो फिल्में हैं, गोविंद जी के साथ जो प्लेस पे जो फिल्में बनी थी, वो अगर आप देखें, उसके बाद उनका टेलीविज़न देखें, उसके बाद उनका सिनेमा देखें, तो आपको एक एक्टर इवॉल्व होता हुआ दिखता है। वो अपनी एक भाषा खोज रहा है। वो भाषा प्रॉब्ली, मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क करूँगा कि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर सिनेमा लैंग्वेज, जो उन्होंने बहुत कमाल का एक, वो हम सब खोज रहे हैं। आप जब अपनी बात कर रहे हैं कि हमको एक तरह के कैरेक्टर देते हैं, हमसे एक तरह की एक्सपेक्टेशन है, तो वो तो ट्रेजेडी है। हाँ, ऑफ कोर्स, यू नो, तो टाइपकास्टिंग की जो टाइपकास्टिंग एक ट्रेजेडी है। एंड देन बिकॉज आपको लगता है कि ये मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं कुछ और करूँगी या करूँगा,
तो अपनी रोज़ी भी चलनी है तो अपने को चलो यार यही कर देते हैं तो कर देते हैं वो, लेकिन वो उसके लिए कोई एक ऐसा डायरेक्टर पागल टाइप का आना चाहिए जो आपको बोले कि नहीं मुझे आपसे ये नहीं कराना है, मुझे आपसे कुछ और कराना है, एंड देन यू डिस्कवर योरसेल्फ एज एन एक्टर। दैट्स मतलब वो बिरले होते हैं, वो बिरले होते हैं। अब मेरा ये अब मैं तो सवाल तो भूल ही गया। नहीं वही कि आप हाउ डू यू नेविगेट दिस, अगर आपको कोई पूछे। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, द ट्रूथ। आप कितनी ऑनेस्टी, कितनी सरलता के साथ अपने काम को अप्रोच कर रहे हैं, आप कितने मौजूद हैं उस स्पेस में, आप इनडिफरेंट तो नहीं हैं स्क्रिप्ट को लेकर के, डायरेक्टर को लेकर, टीम को लेकर। अगर आप इनडिफरेंट हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर एक डाउट है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। टेलीविजन आपने कैसे किया, क्योंकि टेलीविजन में इतना ज़्यादा हॉचपॉच है जो लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है, जो सब रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को, क्योंकि बिकॉज उस समय मुझे माध्यम की समझ ही नहीं थी। तो मैं शरीर लेकर के जाता था और मैं वहाँ काम करता था, और चूंकि मुझे माध्यम की समझ नहीं थी तो मैं जो कुछ भी कर रहा था उस समय वो अपने आप को खोज रहा था, लेकिन ऐसा कॉन्शियस खोज नहीं थी। जो हमारे दौर तक लकीली क्या हो गया था, जो चूँकि हम लोगों ने उस समय तक इतना थिएटर नहीं किया था। मतलब मैंने कुछ साल भोपाल में थिएटर किया, कुछ साल ड्रामा स्कूल में किया, उसके बाद मैं सीधा बॉम्बे आ गया। तो बहुत सारा काम है ना, 8-10 साल अगर आपने नहीं वो बहुत काम नहीं है। नहीं मतलब बेस काम जो शुरुआती वाला। लेकिन उसमें क्या था कि आप अभी अपने आप को एज एन एक्टर अपनी प्रोसेस को खोज ही रहे हैं। प्रोसेस को खोजने के लिए 8-10 साल काम बहुत बड़ा काम नहीं होता। तो लास्ट तक लेकिन जब सिनेमा आप कर रहे हो तो आप असल में आपने जो सीखा है थिएटर में उसका बहुत, और हमारे साथ ये था कि हमने हमारी बॉडी उतनी फॉर्म को लेकर रिजिड नहीं हुई थी जितनी, अगर मनोहर सिंह साहब को देखें तो मनोहर सिंह साहब ने जिस तरह का काम थिएटर में जितना काम किया, जब तक वो सिनेमा में, या ओम शिवपुरी साहब जब सिनेमा में आए तो सिनेमा की भाषा बिल्कुल डिफरेंट भाषा थी उनके लिए, वो हमारे लिए नहीं थी लकीली। तो हमारे लिए वो ब्लर हो गई थी, वो जो बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो गई थी। और आज की जनरेशन के तो वो फर्क ही नहीं है। आज की जनरेशन को तो बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ड्रामा लाओ, थोड़ा सा, वही मैं कह रही हूँ कि एकदम डेडपैन। बिकॉज द थिंग कि बुदबुदा देना अभिनय हो जाता है, वो रियलिज्म हो जाता है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। इट्स जो आपको जो स्क्रिप्ट मिली है, स्क्रिप्ट डिसाइड करिए, आपका डायरेक्टर डिसाइड करेगा, और आप उसको कितने ट्रूथफुली अपोलो मत कि ऐसे करने की एक्टिंग होती है। वो कर ही नहीं सकते आप। वो मैं जो कर रहा हूँ वो मैं एक बैगेज के साथ तो नहीं जा सकता उसमें। हालांकि बैगेज हमेशा होता है, आप उसको झाड़ते रहते हैं, कर पाते हैं, लेकिन जो इरफानिज्म हो गया ना, बहुत सारे यंग बच्चे जो है वो इरफानिज्म फॉलो करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो इरफान ऐसा स्कूल बन गया है कि मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में नहीं है कि आपने जैसे कहा कि वो एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा था वेस्टर्न, विच I believe he was, जो भी उनको जानते हैं कहते हैं, he was finding himself in that. He was finding himself. So when you see his performances, very Indian, very rooted to the zameen. See, we think that he because he was watching Western cinema या European cinema, whatever world cinema, so हम सब influence होते हैं। लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो जब वो ड्रामा है तो ड्रामा उतना ही हमारा है, मूल है। प्रॉब्लम क्या है, जिनको उसकी समझ नहीं है, जिन्होंने उसको आत्मसात नहीं किया है, फॉर्म को आत्मसात नहीं किया है, वो नकल कर रहे हैं। अब नकल मैं हूँ, आप हैं, हम वो नहीं बन सकते, और वो बनना अपने आप में झूठ है। आप पहले ही जब आप किसी एक्टर को कॉपी करते हैं तो आप पहले ही आपने एक परत अपने ऊपर चढ़ा दी है, तो वो तो नकली है। तो मुझे लगता है कि वो तो आजकल की जो परफॉर्मेंस चीज़ जो आप इन कंक्लूजन यू फील दैट इट इज़ जो है, जो आपको ऑनेस्ट रहना, क्योंकि ये नॉलेज बैंक है। जब हम आप जैसे एक्टर्स से, आप जैसे सक्सेसफुल लोगों से बात करते हैं तो सिर्फ फॉर बुंदेलखंड चिल्ड्रन जो नॉर्मली होते हैं यहाँ पर, अभी कहते हैं यूट्यूब में देख लेंगे, भी लालची हो गए। सो इट इज़ टू, आप उनको ये कहेंगे कि यू बी ऑनेस्ट विद योर क्राफ्ट, जो भी है,
किसी की नकल मत करो, ना इरफानिज्म करो, ना डिनीरो बनो, ना अल पचिनो बनो, ना XYZ, कुछ नहीं बनो. You be your own truth. या यू फाइंड योर ओन ट्रूथ, यू फाइंड योर ओन ट्रूथ. एंड जो फॉर्म है, जो सिनेमा का फॉर्म है, अब जैसे मैं एक फिल्म कर रहा था, ज़ाहिर कमर्शियल फिल्म्स में आपके डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा मुलाकात तो होती नहीं है. तो उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट समझ में आई, मुझे लगा इसको, मैंने उस कैरेक्टर के बारे में एक तरह से सोचा, मैंने बहुत रियलिस्टिकली उसको अप्रोच किया. मैंने कहा, और उसमें ह्यूमर था, और ज़ाहिर उन्होंने मुझे इसीलिए लिया था कि कॉमिक रिलीफ टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन मैंने उसको अलग तरह से सोचा. और जब मैं परफॉर्म करने के लिए गया तो उनका बिल्कुल विजन डिफरेंट था, ओवर द टॉप कॉमेडी थी. और मैं उनको कन्विंस करने की 2 मिनट कोशिश की. मैंने कहा कि इसको इस तरह से करते हैं, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो एंड रिजल्ट चाहते हैं वही मिलेगा, लेकिन इस तरह से अप्रोच करते हैं. वो बहुत कन्विंस थे कि नहीं, ऐसा नहीं है. तो मेरे लिए हमेशा डायरेक्टर इज़ द बॉस. तो मैंने कहा ठीक है. मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, तुम जो करोगे तुम अपने बैगेज के साथ आओगे. अब जो तुम कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो जिससे तुम कन्विंस नहीं हो. नाउ यू हैव टू गेट इनटू दिस. As an actor, this is my discovery as an actor. And I'm figuring out something new for myself. Even though I don't believe in it, I'm Even though I pulling don't out believe in it. whatever I have. Yeah, so I'll have to believe in it now Yeah. and try something different. I may not have enjoyed it that much. वो बहुत मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन उससे मुझे कुछ मिला. क्योंकि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, खराब से खराब काम, अच्छे से अच्छा काम, आपकी कुछ प्राप्ति हो रही होती है अगर आप अवेयर हैं तो. अगर आप अवेयर नहीं है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे भी डिस्कशन ही नहीं है. उससे मुझे मिला बहुत कुछ एज एन एक्टर. बहुत लोगों को काम अच्छा लगा, बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा. तो जब मुझे आपको क्या मिला एग्जैक्टली? ओवरकमिंग दैट रेजिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है कि अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है. हम हमेशा एक्टर्स बहुत बदमाश होते हैं, हर चीज़ को अपने कंफर्ट जोन में लेके आते हैं. और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप रैशनलाइज करके आप चीज़ों को नहीं ऐसे बोलेगा, असल में ऐसे नहीं बोलेगा, वो आप अपने कंफर्ट जोन में ला रहे हैं. तो बाय द एंड ऑफ इट आप अपनी ही नकल करते हुए पाए जाते हैं ओवर द ईयर्स. सो अगर आपका जैसे मेरा मानना ये है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हो, नया डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, पुराना हो, कोई भी, मैं अगर मुझे बहुत जारिंग लगेगा तो मैं उनको एक बार सजेस्ट करूँगा. अगर उनको लगता है कि नहीं तो फिर मैं उनको फॉलो करूँगा. बिकॉज मैं जो उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी भाषा को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो मेरी नहीं है. मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ. सो इवन इफ आई फेल, even if the film fails, it doesn't matter to me. What matters to me is you surrendered. I have surrendered, and that is my discovery. I'll do something different and fail. So acting is not about doing great performance. Acting for me is self-discovery, to keep growing, to keep learning about myself, about world, about मतलब जो भी है. आप उसको मैं जितना. तो अभी जैसे जो आप इतनी सारी कमर्शियल फिल्म्स कर रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज मतलब for lack of better word, sometimes very absurd, you know, sometimes very absurd, and you don't know, and forget about the audience. They might like it, they might not like it, but actors who are trained, who have done theatre, हम लोग जैसे पढ़ते लिखते भी हैं, हम वर्ल्ड सिनेमा भी देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम इसको साधना समझते हैं, हम इसको एक साधना समझते हैं. तो उसमें आप कैसे, how do you balance the two? हम मॉलियर करते हैं, comedy dell'arte, who behaves in real life like that, in general. But there are people who will find, oh shit, he's so over the top, whatever he's doing. But that whole form is unrealistic, non-realistic. आप तो फॉर्म ही है कि घुटने मोड़ के आप खड़े रहो पूरे टाइम, you know. वो हमारे ज़माने में जो था, जो परफॉर्मेंसेस थे, वो बिल्कुल ऐसे थे. पर कॉमेडी डिलाइट आज भी आप करना चाहेंगे या कंजूस आप करना चाहेंगे तो आपको वो फॉर्म ज़्यादा आसानी से वहाँ पे लेके जाएगा. मज़ेदार चीज़ है वो फॉर्म है, या पारसी थिएटर फॉर दैट मैटर. बट वही पारसी थिएटर, वही कॉमेडी डिलाइट, वही आप जब देखते हैं आप उतना ही हंसते हैं और उतना ही रोकते भी हैं. पारसी थिएटर में जिस तरह की शेरो शायरी होती है, रियलिज्म से बहुत दूर है, लेकिन जो उसका कोर है किसी भी परफॉर्मेंस का, वो रियलिस्टिक होता है.
मैं बात कैसे कह रहा हूँ वो फॉर्म है, मैं Content कहाँ से का- बात निकल रही है Exactly. वो इम्पोर्टेंट है। तो जो कमर्शियल सिनेमा है वो फॉर्म अलग है, अनरियलिस्टिक फॉर्म है। बट अगर उसका कोर करेक्ट है, तो अगर किसी फिल्म का कोर करेक्ट होता है तो वो कनेक्ट कर जाती है लोगों के साथ और सुपर तो हिट हो इट्स जाती है। ब्यूटीफुल। आपने कहा कि व्हेन यू डू कमर्शियल सिनेमा आप ये मान के चलते हो जैसे इट इज कॉमेडी डेलार्टे और इट इज काइंड ऑफ बर्लेस्क yeah. और इट्स काइंड ऑफ पारसी। तो आप उसका जो फॉर्म है उसको आप मान के चलो ये ऐसे ही है, लिटिल ओवर द टॉप, बट उसका जो सोल है you stick to that soul. I stick to that soul and But that's the मजेदार चीज़ कि director. कुछ एक फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर कमर्शियल सिनेमा में मैंने देखा है उन डायरेक्टर्स के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने मुझसे परफॉर्मेंस अनरियलिस्टिक कराने की कोशिश नहीं की, ओवर द टॉप कराने की कोशिश नहीं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए। कुछ एक जगह मैं खुद ही डिजास्टर हो गया क्योंकि मैं ही फिगर आउट नहीं कर पाया परफॉर्मेंस को। एक फिल्म मैंने की थी बैंगिस्तान, मैं ही खराब था, मेरा ही सुर नहीं लग पाया। अच्छा, सुर नहीं लग पाया, मेरा ही सुर नहीं लग पाया, मैं ही फिगर आउट नहीं कर पाया उस कैरेक्टर को लेकर। तो जब मैं कर रहा था तब भी अनकंफर्टेबल था और मैं खोज ही नहीं पा रहा था, उस स्पेस में नहीं खोज पा रहा। डायरेक्टर ने हेल्प किया आपको? डायरेक्टर ने हेल्प किया लेकिन वो नहीं हो पाया। देयर आर टाइम्स व्हेन यू दैट्स व्हाई एक्टिंग इज सो एक्साइटिंग। यू कैन नेवर बी श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट पड़ेगा। और आप देखते हो मॉनिटर? नहीं, कभी नहीं देखता। मैं नहीं देख पाता। मैं शीशा नहीं देख पाता, मुझे दिक्कत होती। तो हम सेम स्कूल वाले हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा कौन सा? व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? व्हिच कैरेक्टर्स आर यू प्राउड ऑफ? लॉट्स ऑफ, मतलब मैं कैरेक्टर्स को प्राउड ऑफ नहीं होता। मैंने एक मोमेंट अगर कभी कुछ मैंने डिस्कवर किया है तो देयर आर अ फ्यू मोमेंट्स। लाइक मैंने एक फिल्म की थी राम सिंह चाली, उसमें एक मोमेंट है जो बहुत मेरे दिल के करीब है। एयरलिफ्ट में एक मोमेंट है जो दिल के करीब है। देन देयर इज नज़रअंदाज जो मैंने किया है। सो ऐसे उसमें मोमेंट्स हैं। रॉक स्टार में एक मोमेंट है, वो मोमेंट फिल्म में भी नहीं है जो आपने क्रिएट किया, मतलब जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। सी एज एन एक्टर Exactly, मैं कभी भी अपने, पहले तो मैं फिल्म नहीं देख पाता अपनी, प्रॉब्ली देख पाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से देख पाता हूँ। और कुछ एक फिल्में तो 4 साल बाद देखी हैं, लेकिन इसमें कोई बहादुरी नहीं है, इसमें कोई इससे मैं ये आपकी अपनी कमज़ोरी है। तो मैं उसको वही मानता हूँ। लेकिन मैं परफॉर्मेंस को लेकर के मैं इतना आत्मबुद्ध नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर मैं करते हुए जिस समय मैं कर रहा हूँ उस समय मैंने कुछ एक सुर लगाया है, कुछ एक मोमेंट आया है और वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एयरलिफ्ट की परफॉर्मेंस, ये थप्पड़ की परफॉर्मेंस, या राम सिंह चाली का एक मोमेंट है, या नजर इनके उस समय जब मैं कर रहा था मुझे लगा, मैंने जब किया तो मुझे ही रियलाइज़ हुआ कि ये दोबारा नहीं आ पाएगा। एंड ये मेरी डिस्कवरी है अपने लिए। अब ये अगर कभी 10 साल बाद 15 साल बाद अगर मैं इस मोमेंट को छू पाऊँ तो वो अद्भुत होगा। लेकिन आप एक अभिनेता के तौर पे वो मोमेंट्स छूने की कोशिश करते हैं अनजाने ही, कॉन्शियस होकर कभी नहीं करते आप। फ्लो है ना आप उसकी जो तैयारी होती है वो भी उतनी ही अराजक तैयारी होती है। उसको अगर ज़्यादातर एक्टर से पूछा जाए प्रोसेस तो नहीं बता पाएंगे, हालांकि बता पाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई प्रोसेस की बात करे तो मेरे पास उतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं बता पाऊँ। नहीं बता पाना ये मेरी कमज़ोरी है। पर आप ऐसे बुलेट प्रूफ पॉइंट्स पे बता सकते हैं? नहीं ना, नहीं बता मुश्किल सकता, है, नहीं बता सकता। लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी भी एक्टर को वो होना चाहिए। हमको अपना प्रोसेस, मैं इतना भूखा रहता हूँ कि चाहे दिलीप साहब हों, चाहे बच्चन साहब हों, चाहे नसीर साहब हों, पुरी साहब हों, इरफान हों, ऑल द ग्रेट एक्टर्स, बलराज सर, एज एन एक्टर मैं ये देखना चाहता कि इस फिल्म में जब ये काम कर रहे थे तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था। बिकॉज एज एन एक्टर आप सिनेमा में ऐसे उठ के वहाँ नहीं जाते, आपका समय आपके साथ जाता है। जिस समय में आप जी रहे हैं, जो आपके साथ उस समय घट रहा है, जो समय की पॉलिटिक्स है, जो समय का समाज, सब कुछ आप लेके चल रहे हैं। जैसे थिएटर में होता है, थिएटर जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो जो घटा उससे 3 घंटे पहले वो सब आपके साथ रहता है। इसीलिए आप कभी भी एक शो का और दूसरे शो से, जब ऑडियंस कहती है कि हमने आज 6 बजे वाला देखा तो 9 बजे वाली ऑडियंस ने
कुछ अलग ही देखा है एब्सोल्युटली, हमेशा, क्योंकि और हम आपने अलग कुछ थे अलग ना, किया है। हमें आप अलग दिया। बेसिक ब्लॉकिंग जो हम जीवन जी रहे हैं, बेसिक ब्लॉकिंग तो वही है, बेसिक लाइंस वही हैं, लेकिन बहुत हल्का सा कुछ बदलता है, और वो बदलना ही आपको एक्साइटेड रखता है तो इस फॉर्म कोई को है लेकर। ऐसे, जैसे आपने 4-5 नाम गिने, कोई ऐसा है कि who you really think is your to go actor, Indian or otherwise, ऐसा कोई है या सी सब है? नहीं वो बहुत सारे हैं, हाँ। और मतलब लेकिन जब कभी आपको एक उसके तरह पूछा जाता है, तो चूंकि मैं एक ही नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि पहला जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्टिंग को हाँ। लेके था उनका था, और उसके बाद जब मैंने थिएटर शुरू किया तो उनका जो अप्रोच था थिएटर को लेकर और सिनेमा को लेकर, जो एक बैलेंस था, वो बहुत अद्भुत था, जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ। वो नसीर साहब, तो अगर फेवरेट पूछते हैं तो नसीर साहब हैं मेरे, ओके। क्योंकि वो उनका उनकी जो इनिशियल जो सिनेमा देखा था, तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था एज एन एक्टर मेरे ऊपर। और जब मैं ड्रामा स्कूल कर रहा था, और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आया, तो मुझे सिर्फ मैं थिएटर ही कर रहा था 10 साल तक, मैं तो बाकी तो सिनेमा करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थे। लेकिन अगर आप एक्टर्स की बात करेंगे कि किनका इन्फ्लुएंस, तो मतलब अनगिनत है ना? अनगिनत अभिनेता, और छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस, नए से नए एक्टर्स, मतलब आपको इतनी गुदगुदी देते हैं। How excited are you with the OTT? What वेरी is your एक्साइटेड, वेरी reaction? एक्साइटेड। ओनली ट्रेजेडी हमारे साथ ये है कि हम लोग जो है ना, हर अच्छे फॉर्म को, हर अच्छे मीडियम को लेकर के हम उसका कचूमर कर कचूमर देता कर देते हैं। लेकिन हाँ, OTT का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारे एक्टर्स जो बैठे हुए थे, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, एंड ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट डायरेक्टर्स, नई कहानियाँ कहने का। अब हम दोबारा उसमें धर्रे पे चले गए हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जो है ना, हम बोर हो हमारी जाते पूरी रेस सुविधा भोगी रेस है। हम बहुत कंफर्ट में रहने वाले, थोड़ा सा आलसी किस्म के लोग हैं, तो हम बहुत कुछ खोजते नहीं हैं। और जब इनिशियल एक वो आया था, तो बहुत ज़बरदस्त आया था, और प्रॉब्ली शायद आगे भी होगा कुछ I'll ask you one last question, I think, because you'll also have to leave. मैं जब ये अभी किसी और को भी बता रही थी कि जब हम गाड़ी में जाते तो बिलबोर्ड्स देखते हैं ना, नए नए एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स मैं जानती भी नहीं हूँ, बहुत सारे फेसेस मैं नहीं जानती हूँ। फिर मुझे लगता है शायद मैंने कम देखा होगा, but then I watch a lot because nowadays I think it's my job as an actor to see what's happening and I have time, I'll watch. तो आपको क्या, मुझे लगने लगा, I want to know what you feel, मुझे लगने लगा सप्लाई इज मोर देन डिमांड। क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम बाहर नहीं जा सकते थे, पंकज कपूर जी और मैं, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक फेम था ना वो, कि हम लोग जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग के पास रिक्शे के पैसे नहीं होते और हम बस में नहीं जा सकते क्योंकि बस में हम लोग मॉब हो जाएंगे, तो इतना ऑर्गेनिक था। अब हर सेकंड पर्सन स्टार है, जो अच्छा शूलेस भी बांध लेगा, वो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इंटरनेट पर्सनैलिटी, एक्टर डायरेक्टर, इंटरनेट पर्सनैलिटी। तो आपको क्या लगता है कि देयर इज मोर सप्लाई देन डिमांड, कि अब इवन एज एक्टर्स आप थोड़े से इतने आप पब्लिक आई में इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हर बड़े स्टार भी अपना किचन और अपना बाथरूम और अपना सब कुछ दिखा रहे हैं। वो चॉइस है उनकी। मैं देखिए, मेरा मानना ये है कि ये स्थिति तो बहुत अच्छी है कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। ये स्थिति हमेशा अच्छी है क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहेंगे। पर आपका वजन भी कम हो जाता है। सर्वाइव वही करेगा जो जिसके पास वो भूख रहेगी और हुनर रहेगा। ये जो इंटरनेट सेंसेशन बनना है, या अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ को इंटरनेट पे खोल देना है, सोशल मीडिया पे खोल देना है, मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूँ। अपने लिए निजी तौर पे आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, वो उनकी अपनी अप्रोच है। मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जीवन है, और जब मैं अभिनय कर रहा हूँ तो वो मेरी अलग हिस्सा है। लोग मुझे उससे डिस्कवर करें एक अभिनेता के तौर पे, ना कि मेरे जीवन के बारे में बहुत जानकारी उनको हो। तो कई बार ये हुआ कि आपका घर हम आना चाहते हैं, आपके घर में इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, वो मेरी निजी स्पेस है, मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप वहाँ हैं। आप आइए, चाय पीजिए, गप्पे मारिए, चले जाइए, कैमरा लेके मत आइए। वो मेरी अपनी निजी ज़िंदगी है। तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम लोगों ने सिनेमा को जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, वो हमने किया है
कि पहले जब सिनेमा आता था तो एक रहस्य रहता था, तो मिस्ट्री रहती ट्रेलर थी। में सब दिखा देते हैं। मैंने अपना बचपन देखा है, सब बदलता समय है, तो हम लोग पोस्टर निहारते खड़े रहते थे, मिनट खड़े रहे हैं, 15 मिनट खड़े हैं, एक पोस्टर देख रहे हैं, उसी से कहानी गेस कर रहे हैं। अब फिल्म आने से पहले आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उस फिल्म के बारे में नहीं पता है। आपने फिल्म देख ली ना सारे ट्रेलर में, एक्टर्स पता है आपको, कैरेक्टर्स पता है आपको, उनको लुक पता है आपको, रिलेशनशिप पता है, स्टोरी पता है, सब पता है। हाँ। अब मेरी उस फिल्म में कोई दिलचस्पी है नहीं, असल में मेरी दिलचस्पी नहीं है। हमने ट्रेलर में पूरी कहानी बता दी है, तो अब मेरी उसमें क्या दिलचस्पी है। पर अगेन सबको लगता है, सब जो नए समझदार लोग आते हैं उनको लगता है ये मार्केटिंग का तरीका है, ये उसका तरीका है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा धोखा, जो मार्केटिंग से बड़ा धोखा है, वो कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज फाइनली आपके पास कहानी है, आपके पास एक अच्छी कहानी है, तो लोग आएंगे देखने के लिए, सुनने के लिए। क्यों नहीं आएंगे? मेरे पास जब तक कहानी रहेगी लोग सुनेंगे, नहीं होगी कहानी नहीं सुनेंगे। और कहानी रहना इम्पॉर्टेंट नहीं, आप कैसे कहानी, भाई हम बैठते हैं एक महफिल में बैठते हैं, एक आदमी किससे सुनाना शुरू करता है, आप मैसमराइज होकर सुनते हो, दूसरा सुनाना शुरू करता है, आप 2 मिनट में बोर हो जाते हो। सिनेमा के साथ भी, किसी भी फॉर्म के साथ वो है। अब तो आपको बताऊं, मैं आपके साथ सुन रही हूँ, मैं भी मेस्पराइज्ड हूँ। हाँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैं ये बहुत सारे, पता नहीं इनका हमारा बहुत नेचर मिलता है, वही चीज़ अपने आप को नई सो वंडरफुल। आप टपरा टॉकीज गए थे अभी? आप नहीं, अभी नहीं गया। आप कहीं नहीं गए? मुझे तो सुबह से मैं बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि 10:30 होगा, 11:30 बड़े होगा, इस साल 12 बड़ा होगा। हॉच हुआ है हमारे, तो हम लोग होटल्स अलग अलग हो गया। जी, आप जी। शिफ्ट हो गए अभी? हाँ, शिफ्ट हो गया। ओके। तो मैं इंतजार ही कर रहा था कि अब बुलाएंगे, तो मैं कुछ कर नहीं था, कपड़े पहन के बैठा हुआ था। फिर अचानक से एक फिल्म के लिए बोला कि अभी जूम कॉल कर लेते हैं, तो मैंने कहा अभी कर लो, क्योंकि अभी बुलाया नहीं। और जैसे ही उन्होंने लिंक भेजा, वैसे ही कॉल आया। मैंने कहा कैंसिल, पहले मैं जाकर अटेंड करके आता हूँ, फिर हम लोग करेंगे। तो वो हो गया आपका जो भी है सेमिनार टाइप वो हो कुछ था। गया। ठीक, आई होप यू एंजॉय द रेस्ट ऑफ मैं योर आपको स्टे। कहना चाहता हूँ, आप इतनी कमाल की अभिनेत्री हैं, कमाल की अभिनेत्री। मैंने आपको इंटरव्यूज के माध्यम से मैं आपको डिस्कवर कर रहा हूँ। एंड बट आपकी इतनी रौनक है आपके ऑरा में, इतनी जब ऐसे आए, मैं आपको बहुत फिल्मों में देखा है, पर क्या होता है, इतने सारा कंटेंट है ना। आई नो ऑफ कोर्स यू, आई नो योर फेस, आई नो योर वर्क, बट आई वाज स्टिल, सुबह से 2-3 मैंने इंटरव्यूज किए, मैंने देखा, पर जैसे ही आप आए मैंने कहा माई व्हाट ब्यूटीफुल ऑरा यू हैव, एंड योर वाइफ इज सो वंडरफुल। प्लीज गिव हर माय लव, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस। इतनी प्यारी है वो, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।